ठीक है साहब, चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे उसी चीज को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मार्क्सवाद पर, मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में जाना था, द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या होता है उसके बारे में जाना था, और हमने जाना था कौन कौन सी रचनाएं कार्ल मार्क्स की हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, उस पर बात की थी हमने। आज हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के दर्शन की और इसके शैक्षिक विचारों की। तो कार्ल मार्क्स के संपूर्ण दर्शन को जो हम पढ़ते हैं शैक्षिक दर्शन के रूप में 4 हिस्सों में हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटकर हम इसको पढ़ रहे हैं। पहला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, ये पहला बिंदु हम लोग बात करेंगे इस पर क्या है। दूसरी बात करेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। हिस्ट्री की जो विभाजन एक किया है कार्ल मार्क्स ने, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्ग संघर्ष की। वर्ग संघर्ष क्या है, उसके कारण क्या है, उन पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में पढ़े जाते हैं विषय, पर फिर भी हम क्योंकि एक दर्शन के रूप में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके थे कि इस जगत का जो निर्माण हुआ है वो सृष्टि की जो सृजनात्मक शक्ति है उसके द्वंद के कारण हुआ है, उसी की रचना के परिणाम स्वरूप ये जगत बना है। ठीक है, और द्वंदात्मक भौतिकवाद में वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रियाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण मानी है। इसका उदाहरण कई सारी किताबों में लिखा हुआ है, एक गेहूं के दाने को लेकर के कि मान लीजिए गेहूं का दाना है, तो वो गेहूं का दाना जो है वाद है, और जब उसे जमीन में बो दिया जाता है और जब फसल के रूप में आता है तो प्रतिवाद हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, दूसरे रूप में आ जाता है, और फिर उससे नए अनेकों गेहूं के दाने पैदा हो जाते हैं, तो उसको संवाद कहा गया। इसी तरीके से इस जगत में जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं वो जिस रूप में होती हैं उसका प्रतिवादी रूप वो पैदा करती हैं, और फिर वादी और प्रतिवादी दोनों चीजें आपस में इंटरेक्शन करके एक और नई तीसरी चीज पैदा कर देती हैं, और वो तीसरी चीज फिर पहली चीज यानी कि वाद बन जाता है। और इस तरीके से ये क्रम निरंतर भौतिक शक्तियों का चलता रहता है और इसी से संपूर्ण सृष्टि ये चलती रहती है। इसी को कहा जाता है द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, अब इस द्वंदात्मक भौतिकवाद में ही एक तरफ तो ये कैपिटलिस्ट को रखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो ये रखते हैं वो रखते हैं प्रोलेटरेट। प्रोलेटरेट यानी कि सर्वहारा वर्ग को, पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दो वर्गों में आपस में संघर्ष होता है, और दोनों वर्गों के आपस के संघर्ष से ही ये समाज की दिशा आगे की तरफ बढ़ती है। तो कुल मिला के भौतिकवाद पर आधारित है, परंतु सामाजिक रूप में आके समाजवाद के रूप में वो इसको समाप्त करते हैं, तो इसको कहते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है इनकी वो है इतिहास की व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में ये कहते हैं कि जो भी मानव जाति का इतिहास का आज तक विकास हुआ है उस सब के पीछे भी भौतिक कारण निहित हैं, और भौतिक कारणों में भी वो इन्हीं जो आर्थिक कारण है उन पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और निश्चित स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये स्थिति आई, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद ये आई, और 5-6 इन्होंने स्टेजेस बताई हैं इतिहास में किस तरीके से विकास हुआ है मानव का। तो उन पर थोड़ा सा मैं बात करता हूं। ये कहते हैं कि मानव की सबसे पहली जो अवस्था थी वो थी आदिम अवस्था। आदिम अवस्था, आदिम अवस्था में क्या था, सब लोग फ्री रहते थे, सबके पास कोई भी किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी,
और जो प्रॉपर्टी थी वो सबकी थी, सब मिलजुल कर उसमें से कर लेते थे। कोई कहीं पेड़ से ले आया, कोई कहीं से जड़ निकाल लाया, किसी ने कहीं से फूल ले लिए, किसी ने कहीं से शिकार कर लिया। ये आदिम अवस्था है। इसमें स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हुए मानव अपने पेट पालन करता था और जीवन यापन करता रहता था। इसके बाद जब कुछ लोग थोड़े से शक्तिशाली हो गए तो उन शक्तिशालियों ने क्या किया कि जो कमजोर लोग थे उनको दास बनाना शुरू कर लिया। तो जो दूसरी अवस्था आई वो दास अवस्था आई। दास, ठीक है, दास बनाना शुरू कर लिया। जो कमजोर थे वो दास बन गए और जो मजबूत थे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे, जिनके पास ज्यादा ग्रुप था बड़ा, वो लोग उनके मालिक बन गए। ठीक है, और जब मालिक बन गए, उनके पास शक्ति आ गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तब फिर उन्होंने क्या किया कि एक खास जगह पर, एक पूरे लैंड पर, पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया और उस पर भूमि उगाने लगे। और जो गरीब लोग थे उनकी आवश्यकताएं भी उनसे जुड़ गई। तो सामंत व्यवस्था जो है पैदा हुई। तो तीसरी अवस्था को कहा है सामंतवादी अवस्था। सामंत बन गए फिर, ठीक है। और सामंतवाद के बाद यही सामंतवाद धीरे 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 करके पूंजीवादी अवस्था में परिवर्तित हो गया। पूंजीवादी, जैसा कि आज वर्तमान समय में अमेरिका में है। पूंजीवादी अवस्था का मतलब है कुछ लोग बहुत पैसे वाले, जिनके बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, बहुत सारी जिनकी चीजें चल रही हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आर्थिक साधनों पर व्यक्तिगत जब स्वामित्व पैदा हो जाता है तो पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। ठीक, अब पूंजीवादी व्यवस्था के बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि फिर श्रमिकों में और जो पूंजीपति हैं उनमें संघर्ष होगा, और उस संघर्ष के बाद में फिर श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा। ये अभी ये स्टेज चल रही है अभी, ये दोनों अभी आने को बाकी है। श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र, श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा, जहां पर श्रमिकों का अधिकार होगा हर चीज पर, और वही राजकाज चलाएंगे। ठीक है, जिस तरीके का आप ये समझ लीजिए कि रूस और चीन में व्यवस्थाएं चल रही हैं। और उसके बाद आखिरी जो अवस्था होगी वो होगी साम्यवादी। ये आखिरी स्टेज में परिणत हो जाएगा और इस तरीके से समाजवाद पूरे तरीके से प्रतिफलित हो जाएगा। तो अभी पूंजीवादी अवस्था है जो धीरे धीरे श्रमिक वर्ग के अधिनायक तंत्र की ओर बढ़ रही है, और उसके बाद साम्यवादी अवस्था आ जाएगी। इस तरीके से इतिहास की व्याख्या करते हैं कार्ल मार्क्स। तो यह है ऐतिहासिक व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब वर्ग संघर्ष का इतिहास भी देख लीजिए आप। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हमने पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग के बारे में जो बात कर रहे थे कि भाई आर्थिक शक्तियों का जो आर्थिक उत्पादन के साधन है उन पर जब किसी एक खास वर्ग का अधिकार हो जाता है तो बहुत सारे लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं गरीब, जिनको उनके अधिकार का पैसा नहीं मिल रहा होता है, उनके श्रम का पैसा नहीं मिल रहा होता है। तो वो सब इकट्ठे होकर फिर विद्रोह करते हैं। इसी को वर्ग संघर्ष कहा है। इसी को वर्ग संघर्ष कहा है। ये वर्ग संघर्ष किस किसके बीच होगा? पूंजीवादी लोग और मजदूर। पूंजीवादी और मजदूरों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। एक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है और एक ज्यादा से ज्यादा मजदूरी लेना चाहता है। इन दोनों के हित टकराते हैं और इनमें निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष का इतिहास। ये अवश्यंभावी है, ये होगा ही होगा। कार्ल मार्क्स का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है वर्ग संघर्ष पर कि अब तक का समस्त सामाजिक जीवन, ठीक है, अब तक का जो समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री है अब तक पूरा मानव जाति का देख लिया जाए। ठीक है, एक चौथी बात ये कहते हैं सरप्लस वैल्यू का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का क्या मतलब है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का मतलब यह है कि अतिरिक्त मूल्य एक मजदूर की मजदूरी से प्रस्तुत मूल्य तथा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। एक मजदूर एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितने रुपए का, ठीक है, और उसके बदले उसे कितनी मजदूरी मिल रही है। जो पूंजीवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर एक मजदूर मान लीजिए एक दिन में 5,000 रुपए का उत्पादन करता है और उसे मजदूरी मिलती है 500, तो उसके बाद जो 4,500 जो रुपए बचते हैं वो सरप्लस वैल्यू है।
मार्क्स कहते हैं कि इसमें भी मजदूर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा लाभ पूंजीपति खा जाते हैं। 5,000 रुपए की चीज पैदा कर रहा है एक दिन में मजदूर और 500 रुपए पा रहा है। 4500 रुपए जो पूंजीपति है वो बिना कुछ किए धरे ले जाता है। इसी को बोलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इस पर भी उसका अधिकार है, इसमें से भी चीजें उसको मिलनी चाहिए। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं मार्क्सवाद के। इन 4 चीजों को अगर हम ठीक से समझ लें तो मार्क्सवाद का पूरा दर्शन हमको समझ में आ जाता है। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी बात होना जरूरी है जब हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर कार्ल मार्क्स की विचारधारा की पूरी दार्शनिक विशेषताओं की बात करें, कार्ल मार्क्स का दर्शन क्या है। अब दर्शन की जब भी बात आ जाएगी तो तत्व की बात होगी, ज्ञान की बात होगी और मूल्यों की बात होगी। ठीक है, तो मूल्य क्या है, ज्ञान क्या है और तत्व क्या है, थोड़ी सी बात ये करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि धर्म अफीम है। ईश्वर की सत्ता में ये पहले विश्वास नहीं करते, धर्म की सत्ता में ये पहले विश्वास नहीं करते। तो ज्यादातर जो साम्यवादी हैं उनका जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। नास्तिक दर्शन है, ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं, धर्म के बारे में कोई बात नहीं, और जो कहते हैं कि भाई जो भी सत्ता है, जो भी तत्व है वो भौतिक है, भौतिक, इसी से सब कुछ पैदा होता है। ज्यादा तत्व के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। समाज को देखिए, समाज को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर ने बनाया है या नहीं बनाया, ईश्वर की खारिज कर देते हैं, बात ही हटा देते हैं एकदम से। ईश्वर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक तत्वों की बात कर रहे हैं और सामाजिक समस्याओं की बात, वो ये बात करते हैं। अब ज्ञान के बारे में कि सब ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान मीमांसा क्या है। तो 2 बातें यहां पर हमें ध्यान रखने की है। एक तो ज्ञान और व्यवहार या क्रिया, इन दोनों का सामंजस्य कर दिया है साम्यवाद। ये जो मार्क्सवादी दर्शन है, ज्ञान और क्रिया को अलग अलग न मानकर एक ही मान लेते हैं कि ज्ञान जो है वो क्रिया का पर्याय है और क्रिया ज्ञान का पर्याय है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाएगा, क्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा। क्रियाएं ही साधन है ज्ञान प्राप्ति का। तो ज्ञान और क्रिया का समन्वय कर दिया है। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये विधि इन्होंने बता दी है कि इस तरीके से समुचित सृष्टि का क्रम चलता है। इस चीज को समझ लीजिए और ज्ञान को क्रिया से पृथक ना समझें, एक ही समझ लीजिए, तो ज्ञान मीमांसा पूरी हो जाती है साबित की। अब मूल्य मीमांसा पर आइए। ये जो मूल्यों की बात जो करता है तो समाज पर बहुत बल दिया है, समाज, क्योंकि इसे समाजवाद ही कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ये बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं है। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और सब, वो भी जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र है उससे जो समाज बनता है, साम्यवादी समाज की जो बात करते हैं उसके ये पक्षधर है। ठीक है, समाज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना करता है मार्क्स जिसमें सब बराबर होंगे और जो भी उत्पादन के साधन है उन सब साधनों पर सभी का अधिकार बराबर। तो ये जान लेना चाहिए कि समाज पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है और सबको समाज का हिस्सा कर दिया गया है। सारे संसाधन समाज के अधीन कर दिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कम बल है, परंतु फिर भी जो इंसान के जो अधिकार हैं उनके बारे में मार्क्सवाद बात करता है कि उनको नहीं छीना जा सकता है, वो मौलिक हैं, वो तो उसे मिलेंगे। तो ये हुई सब मूल्य मीमांसा। तो ये ज्ञान, मूल्य और तत्व के बारे में मार्क्सवादी विचारधारा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मार्क्सवाद और शिक्षा। अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि शिक्षा के बारे में जो कुछ भी मार्क्सवाद कहेगा उसमें कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं होगी, उसमें कोई भी व्यक्तिक मूल्यों की बात नहीं होगी, इसमें कुछ आदर्शों की बात नहीं होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो धर्म से जुड़ी हो, क्योंकि धर्म के ये बहुत भयंकर विरोधी हैं। फिर शिक्षा क्या होगी, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, जो मार्क्स की विचारधारा का उद्देश्य है वही शिक्षा का उद्देश्य होगा, और वो है उद्देश्य समाजवाद की स्थापना। समाजवाद क्या है? समाजवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार है, समानता पर बहुत बल देता है। यानी कि अब शिक्षा के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो सबके लिए समान शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा होनी चाहिए। समान शिक्षा
और शिक्षा की व्यवस्था राज्य का। राज्य की जिम्मेदारी है कि सबको समान शिक्षा के अवसर वो मुहैया करवाए। ठीक है। और क्या कहते हैं ये सब कि वैसे तो शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना है, पर इससे पहले जो व्यक्ति हैं उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों की व्यवस्था भी शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे पहले शामिल होनी चाहिए। पहले इनकी बात होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान की, उच्च आदर्शों की बात बाद में होगी, ये साम्यवाद कहता है। ठीक है। और इसी के आधार पर वो 3 तरीके की शिक्षा को मान लेते हैं। एक तो बौद्धिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, ठीक, एक तरीके की तो ये। दूसरा वो मान लेते हैं सब शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा दूसरा, और तीसरा मान लेते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ भी बहुत सारे ITI चल रहे हैं, वो पॉलिटेक्निक स्कूलों के ही उदाहरण हैं। तो वो उन पर ये बौद्धिक, शारीरिक और पॉलिटेक्निक शिक्षा को ये मान लेते हैं और बिल्कुल बाकायदे निर्धारित करते हैं कि भाई किस उम्र के बच्चे को कितना श्रम करना चाहिए, कितना काम के लिए अपना टाइम देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि साहब जो बच्चे 9 से 12 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको दिन में कम से कम 2 घंटे श्रम करना चाहिए। श्रम की महिमा का बड़ा गुणगान मार्क्सवाद में किया गया है, मेहनत करने से। और जो 13-14 वर्ष के हैं, 13-14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 4 घंटे काम करना चाहिए, 4 घंटे श्रम करना चाहिए। ठीक। और उसके बाद जो उनसे भी बड़े हैं, ठीक है, 14 से आगे, उनको 6 घंटे श्रम करना चाहिए। ये बात भी निर्धारित कर दी जाती है साम्यवादी शिक्षा के अंतर्गत। अब इस शिक्षा का थोड़ा सा रूप हमें समझ में आ गया है, तो इसके उद्देश्यों को थोड़ा और स्पेसिफाई करके हम लिखने की कोशिश करेंगे। एक तो समाजवाद की स्थापना तो है ही है, इसके अलावा साम्यवादी शिक्षा के उद्देश्य और कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा हम देखते हैं, बात करते हैं। श्रम गरिमामय है, इस धारणा को मजबूत कर। श्रम गरिमामय है, इस धारणा को मजबूत करना। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना श्रम के प्रति। अमूमन इसके उल्टी बात ठीक समाज में देखने को मिलती है कि जो जितना पढ़ लिख जाता है उतना ही श्रम को हीन समझने लगता है। श्रम की तरफ गरिमा की धारणा नहीं है जमाने में, आज भी इसको देखा जा सकता है। ठीक। तो एक तो वो, दूसरा साम्यवाद के प्रति निष्ठा पैदा करना। जो साम्यवादी विचार मार्क्स ने दिए, जो साम्यवादी विचार दिए हैं लेनिन ने या एंजल ने, उन सभी विचारों में निष्ठा पैदा करना समाजवादी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा क्या बताया, भौतिकवादी दृष्टिकोण। कोई ईश्वर आत्मा की बात नहीं करते, ये इस जगत की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं। आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं होगी, ईश्वर की कोई बात नहीं होगी, परलोक की कोई बात नहीं होगी, इस जगत की बात होगी। ये इस पर बहुत बल देते हैं। ठीक है। चौथा उद्देश्य माना है व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण। ये भी मानते हैं मार्क्सवादी शिक्षा के अनुसार, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण। इसके अलावा समान शैक्षिक अवसर, समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, सबके लिए बराबर होने चाहिए। और क्या कहते हैं ये शिक्षा के लिए, और देखिए सर बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कही है, धर्म आधारित शिक्षा का बहिष्कार। धर्म आधारित शिक्षा का
बहिष्कार। ठीक, धर्म का तो बहिष्कार करेगा ही करेगा साम्यवाद, क्योंकि धर्म को वो नशा मानता है, अफीम मानता है। ठीक, और क्या कहते हैं ये, अध्यापकों के अधिकारों की बात करें, अध्यापकों के अधिकारों की धारणा। ठीक है, ये शायद हम पहली बार किसी दर्शन में पढ़ रहे हैं जो अध्यापकों के अधिकार की भी बात करता है। और क्या है उद्देश्य, आर्थिक तथा तकनीकी समृद्धि एक ये भी। ठीक, और क्या हो सकता है शिक्षा का उद्देश्य सब, इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन। तो ये कुल मिला के कुछ उद्देश्य हैं साम्यवादी शिक्षा के। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, मार्क्सवाद और पाठ्यक्रम। मार्क्सवाद और पाठ्यक्रम, क्या होना चाहिए शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो कुल मिला के इतना तो हमें समझ में आ जाता है। दो बातें तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक तो व्यवसायिक और तकनीकी विषयों पर ये बहुत ज्यादा बल देंगे, ये तो हमें समझ में आ जाता है। दूसरा, धार्मिक विषयों को बिल्कुल बहिष्कृत कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात हम लिख सकते हैं, व्यवसायिक और तकनीकी विषयों पर बल। एक बात तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि धार्मिक विषयों का बहिष्कार। ठीक, तीसरी बात, इतिहास की ये बात करते हैं, इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी ये बात करते हैं। ठीक है, और विज्ञान की बात, वैज्ञानिक विषय, वैज्ञानिक विषयों का, इन विषयों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है मार्क्सवाद। ठीक है, और बढ़िया सा थोड़ा सा आगे, पाठ्यक्रम हो गया, अब शिक्षण विधि की बात करते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद और शिक्षण विधि, क्या होनी चाहिए शिक्षण विधि। तो निश्चित रूप से ही जिस शिक्षण विधि की बात करेंगे वो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो श्रम केंद्रित हो, श्रम केंद्रित शिक्षण विधि। ठीक, एक बात तो ये कर्म पर आधारित हो, बौद्धिकता पर आधारित शिक्षण विधि की बात साम्यवाद नहीं करता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, रचनात्मकता पर आधारित हो, रचनात्मकता पर आधारित हो। ठीक, और कैसी हो सकती है शिक्षण विधि सब, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला पर आधारित हो, कार्यशाला पर आधारित। तो इन विधियों की बात करता है मार्क्सवाद। ठीक है, इसके अलावा अध्यापकों के अधिकारों के बारे में तो अभी बात हो ही गई थी कि अध्यापकों के अधिकारों के बारे में ये काफी बात करते हैं और उसकी सैलरी, उसकी जो सेवा की दशाएं हैं उन पर भी काफी ध्यान दिया जाता है मार्क्सवाद में। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षक का एक प्रमुख कार्य यह है कि वो धार्मिक चीजों का तो बहिष्कार करे और मानवीय मूल्यों को, मानवीय गुणों की जो स्थापना करे। साम्यवाद और मानवतावाद दोनों एक दूसरे से बहुत ही निकटतम संबंध रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर से निकलकर मानव पर चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर मानवतावाद और साम्यवाद एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो शिक्षक होना चाहिए वो मानवतावादी विचारधारा वाला होना चाहिए, जो बच्चों में उनकी
उत्तरदायित्व का भाव पैदा कर सके, उनमें सामाजिक नैतिकता का विकास कर सके, इस तरीके का होना चाहिए। छात्रों से संबंधित जितने भी नियम हैं, शिक्षकों से संबंधित जितने भी नियम हैं, सरकार बनाएगी और उन्हीं नीतियों का पालन छात्रों और शिक्षकों को करना पड़ेगा। विद्यालयों की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जब सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद की व्यवस्था होगी तो हर चीज सरकारी सिस्टम में आ जाएगी। व्यक्तिगत अधिकार किसी भी चीज पर नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति का। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पे पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आई हुई है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। शिक्षा सरकारी विषय है और सरकार को ही उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अनुशासन की बात, अनुशासन भी श्रम आधारित है। हर व्यक्ति अगर अपना काम ठीक से करे, ईमानदारी से करे, तो अनुशासन हो जाएगा। सामाजिक अनुशासन की बात है और व्यवसायिक अनुशासन की ये बात करते हैं, सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करने की बात ये करता है। ठीक है। तकनीकी शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है और तकनीकी शिक्षा पर प्रोफेसर पिंकेविक की एक पुस्तक है साइंस एंड एजुकेशन, और ये जो पुस्तक है साइंस एंड एजुकेशन, ये यूएसएसआर की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो रूस जो था पहला, अब तो वो टूट गया है, तो वहां की पूरी व्यवस्था उसी पुस्तक में जो सिद्धांत दिए हैं उसी पर आधारित है। तो अब क्या देखें साहब इसका कि साम्यवादी शिक्षा का वर्तमान समय में क्या योगदान है। तो बहुत सारी इसमें चीज अच्छी हैं, कार्यशाला, प्रयोगशाला, तकनीकी शिक्षा, अध्यापक की सेवा दशाएं, मानववाद, कितनी सारी चीजें, भौतिक चीजों पर बल दिया जा रहा है, आध्यात्मिक चीजों से निकालकर इस जगत की उन्नति के बारे में बात कही जा रही। तो बहुत सारी चीजें मार्क्सवादी शिक्षा की भी ऐसी हैं जो कम से कम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तो बहुत अच्छे से प्रभावित कर रही है। ठीक है। परंतु इनमें मूल्यों का, अध्यात्म का और नैतिकता का थोड़ा सा उठकम रहता है, क्योंकि इनका विरोध करते हैं ये, तो कुछ चीजों से अछूती भी रह जाती है मार्क्सवादी शिक्षा। तो हमारे यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है उसमें बहुत सारी चीजों को इस तरीके का शामिल किया गया है जो कि यूएसएसआर से अभिप्रेरित थी पहले से। रूस काफी घनिष्ठ मित्र रहा है भारत का, तो और भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है उस पर समाजवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो संविधान संशोधन हुआ है 42वां, उसमें जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है उससे आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में जब समाजवादी शब्द है तो हमारे यहाँ की पूरी जो पॉलिसीज बनेंगी वो समाजवादी विचारधारा को ध्यान में रखकर ही बनेंगी, और हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, हमारे यहाँ का जो आर्थिक तंत्र है, उन सब चीजों को इनडायरेक्ट वे में मार्क्स का समाजवाद प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हमने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया है, चाहे थोड़ा किया हो या ज्यादा किया हो। अभी सरकार का क्या है, लिबरलाइजेशन जब से आया है, जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ तब से लिबरलाइजेशन आ गया समाज में और चीजों का विखंडन शुरू हो गया, तब से थोड़ा प्रभाव कम हो गया है। अदरवाइज तो इस चीज का भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, और आज भी बिहार में, बंगाल में, केरला में बहुत सारी जगहों पर साम्यवादी सरकारें हैं, समाजवादी सरकारें हैं जो कि इन सिद्धांतों के आधार पर काम कर रही है। तो खैर ये कोई पूरा सिद्धांत नहीं है, ये ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोगात्मक इस्तेमाल किया गया है जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। हर व्यवस्था की कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर सिस्टम की, हर दर्शन की, हर विचार की जो बेहतर चीजें हैं उनको हम प्रमोट करें, और जो चीजें अब इस समय समयानुकूल नहीं है उनको पीछे कर दें। तो खैर साहब ये रही पाश्चात्य दर्शनों की श्रृंखला, आज हम समाप्त कर रहे हैं और हम बात कर चुके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद। इन 6 दर्शनों पर हमने बात की है। अब हम कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें शिक्षा के सामाजिक आधार होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई क्लास में।